वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसी को आप नाम से जानते होंगे शायद जेनेटिक्स करके। वैसे जेनेटिक्स तो नाम सुना हुआ है। एक्चुअल में जो पूरी यूनिट का नाम होता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन करके। इसी वाले यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपको तो टोटल जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में 3 चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरे का नाम होता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और लास्ट वन का नाम होता है इवोल्यूशन। अगर मैं तीनों चैप्टर का कंट्रीब्यूशन आपको बताऊं कि पेपर में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको मिनिमम मान लीजिए पूरी की पूरी जेनेटिक्स से, जो पूरी जेनेटिक्स है हमारे पास में, एक मिनट, तो पूरी जेनेटिक्स से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक मिनट यार, ये क्या हो गया। चलो तो ऐसे रहने, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो आपको यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, तो देखो यूनिट का नाम यहाँ पे क्या डाला है हमने, जेनेटिक्स करके। तो जेनेटिक्स तो यूनिट का नाम है। इस चैप्टर का इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास में होता है 14 से लेके 15 क्वेश्चन का नीट में। तो इतने सारे क्वेश्चन, बिल्कुल भाई इतने ही आते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन का वेटेज आप मान लीजिए इसका, नीट के अंदर तीनों चैप्टर से। इस वाले चैप्टर से तुम्हारे पास आपको मिल जाते हैं कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन। फिर मोलिकुलर बेसिस से तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप मिला लीजिए कितने हो गए आपके। तो इतने ऑन एन एवरेज आपके पास में इनका कंट्रीब्यूशन है। अब इस चैप्टर के अंदर इसको हम कैसे करेंगे। पहले वाले पार्ट में आपका जो चैप्टर का नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला नाम है। दूसरे का नाम मोलिकुलर बेसिस और तीसरे का नाम इवोल्यूशन। पहले आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके। अब सबसे पहले देखिए, हम ये जानेंगे कि जेनेटिक्स हमारे पास में क्या है। तो आप तो ये जान तो लिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं, चलो इस चैप्टर के अंदर जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्यों जेनेटिक्स कहा जाता है, ये सब नाम कैसे आया। और इसका नाम सारे बच्चे जानते हैं, चाहे आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो चाहे आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो। जेनेटिक्स का अगर आप नहीं जानते हो आप, तो शायद आपके पास बायोलॉजी नहीं फिर कुछ और ही सब्जेक्ट है बायो की जगह पे। क्योंकि अगर आप जेनेटिक्स का नाम, तो क्योंकि सबसे फेमस यही है। 12th वालों के लिए तो मतलब क्या है पता ना, ये कितना ही हार्ड चैप्टर है, मतलब कितनी हार्ड यूनिट है, क्या क्या मान के बैठे हैं इसे। बिल्कुल सिंपल है। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसको शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हर एक वर्ड को जानेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो करें शुरू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है। पहले तो आपको ये देखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। अगर आपकी बुक की बात करूं, यहाँ पर क्या है, तो बुक में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां पर आप पढ़ते हो इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। और इसी को आप कह सकते हो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये नाम यहाँ पे कर देता हूँ, चलो मैं और के अंदर स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जहां पर आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हो और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हो, उसका नाम भी आपके पास जेनेटिक्स ही है। तो दोनों एक ही बात को बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये डेफिनेशन लिखी है, एनसीईआरटी में ये बताइए इनहेरिटेंस और वेरिएशन। जब आप दोनों का मीनिंग समझोगे तो एक ही बात है, अलग कुछ भी नहीं है। सर पहले समझाओ कि हमें इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले हमें इस नाम को समझाइए। तो देखिए इधर, यहाँ नाम लिख देता हूँ एज ए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है जब हमारे वो प्रोसेस, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कहां से, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाना कैरेक्टर का कहलाता है क्या, इनहेरिटेंस। ये नाम माँ बाप से बच्चों के अंदर, माँ बाप से संतानों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ट्रांसमिट होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ये नाम समझ में आ गया इतना, इनहेरिटेंस क्या होता है। अब इसी हेरिडिटी को अगर मैं आपको बात कहूं, देखो यहाँ पर है इनहेरिटेंस और यहाँ पर क्या है, हेरिडिटी है। अगर मैं हेरिडिटी की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो ये क्या होता है, वो भी एक ही है तुम्हारे पास, तो समझिए द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पीढ़ी, मतलब वन जनरेशन, फ्रॉम वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी। तो एक जनरेशन से
दूसरी जनरेशन के अंदर टू अनदर जनरेशन, ये कहा जाता है जेनेटिक्स। टू अनदर जनरेशन, इसको आप हेरिडिटी का नाम कहते हो। वो ये तुम्हारे पास समझ लीजिए ध्यान से। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी एक्चुअली क्या होता है? एक ब्रॉड टर्म इस्तेमाल कर सकते हो आप। इनहेरिटेंस उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। और इसी के बाद में क्या है, हमारे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? इट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये जो इनहेरिटेंस है, ये क्या होता है? हेरिडिटी का एक तरह से क्या होता है? बेसिस भी होता है। पर आपने ये तो बता दिया, आपने ये नाम तो पढ़ाया ही नहीं हमें कि व्हाट इज वेरिएशन। क्या यहाँ पर क्या नाम है? वेरिएशन करके। वेरिएशन क्या होता है? वो चेंज। आप मुझे अब बताएं, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप 3 भाई बहन हैं, अगर आप 4 भाई बहन हैं, 4 हैं आप, तो क्या आप चारों भाई बहन सेम है या अलग अलग है? कहेंगे सर थोड़े बहुत तो हम सेम है और थोड़े बहुत अलग है। तो आप, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, दो जो इंडिविजुअल होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, बेशक आप सगे भाई बहन हो, आपके अंदर उन्हीं माँ बाप की इंफॉर्मेशन आई है। हम अपने माँ बाप से मैच करते हैं, यही तो जेनेटिक्स बताता है हमें, क्योंकि हमारे माँ बाप से हमारे अंदर जीन आते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जीन आ रहे हैं। इस वजह से हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर मैं खुद अपने आप को बताऊं, मैं अपने पेरेंट्स से क्या है, आपको मैं बिना अपने फादर के बारे में बताए आप चेहरे देख के बता दोगे कि ये सर के फादर है, क्योंकि मैं फादर, मेरे अंदर क्या फादर के जीन हुए हैं। अगर आप खुद को देखोगे, आप भी खुद को बता दो, अब कुछ कहेंगे यार मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलता ही नहीं हूं, तो मेरा क्या है? तो भाई कुछ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, आप मिलते होंगे पक्का। तो हम क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ जीन। क्योंकि जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जीन कहाँ होता है? डीएनए में। डीएनए सर कहाँ है? क्रोमोजोम में। वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये सब बातें तुम अच्छे से पढ़ोगे आगे और जानते भी हो आप कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है। सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इतना बोला है, इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होना, इनहेरिटेंस है। और वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन का मीन्स होता है एक डिग्री होता है जिससे कि हम चेंज होते हैं। मतलब हम आपस में क्या है, पेरेंट से बिल्कुल समान नहीं है, थोड़े बहुत अलग है, यही वेरिएशन का फर्क है। तो वेरिएशन क्या होता है, आप इसे याद रखना कि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, तो इट इज ए डिग्री, इट इज ए डिग्री बाई विच वी डिफर फ्रॉम, जिससे कि हम अलग होते हैं। वी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, जिससे कि हमारे पेरेंट्स थोड़े बहुत अलग होते हैं। मिलेंगे आप, मेल जोल बिल्कुल खाएगा, चेहरा आपका क्या है, बिल्कुल सेम नहीं होंगे आप। तो जो बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा बहुत जो फर्क है, यही वेरिएशन है। अब अपने भाई बहन भी समान नहीं, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सर वेरिएशन आता कहाँ है? पहली चीज तो ये याद रखें, जो वेरिएशन है, वेरिएशन अराइज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन होती क्यों है? तो वेरिएशन अराइज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर भी सर क्यों आते हैं? क्योंकि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक का आप सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। इसके अंदर भी क्या होता है? वो नाम आता है मियोसिस का। सर वो भी बता दीजिए, मियोसिस के अंदर भी क्या है भाई? दो स्टेप होते हैं मियोसिस के अंदर, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आप पढ़ते हो प्रोफेज फर्स्ट, और वहां पर पैकाइटीन आता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। सर ये क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? ये सब बता दो अभी के अभी। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर का नाम आ रहा है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां तुम्हारे पास क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? पैकाइटीन में। नीट में कई बार पूछा जा चुका है। सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, लेक्चर डले हुए हैं उसके ऊपर। तो मैंने आपको ये बोला है, जब मियोसिस डिवीजन की वजह से सेक्सुअल के अंदर क्या आता है? वेरिएशन आती है। दो तरह के वेरिएशन होते हैं, अगर आप ये भी याद रखो तो रख लेना। वेरिएशन दो तरह के होते हैं। एक वो वाले वेरिएशन जो एक से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं हेरिटेबल। और जो ना जाते हैं, जो ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनको आप कहते हो नॉन हेरिटेबल। तो दो तरह के, और हमें हेरिटेबल को ही पढ़ना होता है, क्योंकि यही ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरी पीढ़ी के अंदर। कर लोगे यहाँ तक? तो वेरिएशन आपको मैंने बता दिया कि डिग्री होती है जिससे क्या होता है, हम अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। उसके बाद में किसके अंदर आते हैं, किस प्रोसेस के अंदर आते हैं? तो मैंने बोला आपको, ये आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। और उसमें भी क्यों आते हैं बताइए? मियोसिस डिवीजन। पैकाइटिन का नाम मैंने आपको वैसे बोल दिया, आप रख रहे हैं यार।
फिर वेरिएशन कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एक को क्या कहते हो हेरिटेबल और दूसरे को आप क्या कहते हो नॉन हेरिटेबल। ये नाम बताया। इंसान ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, मतलब इसके बारे में जानते ही नहीं थे। इंसान इसके बारे में जान रहे थे 8000 से लेके 1000, मतलब 8000 के आसपास से लेके 1000 के बीसी के आसपास से जान रहे थे इसके बारे में, वो जेनेटिक्स के बारे में। बट वो अपने काम की चीजें देखते थे। उन्होंने क्या है, मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा के, वैसे करा के क्या है, एनिमल को यहाँ पर क्या है, एक गाय का नाम क्या हमारी बुक ने दे रखा है कि गाय का नाम दे रखा है साहिवाल काऊ। और ये कहाँ की गाय है? पंजाब की। क्योंकि इस ये किसके अंदर रिच होती है, इसका जो मिल्क होता है वो बेस्ट होता है, साहिवाल गाय पंजाब की। तो लोग पहले इसके बारे में जान रहे थे, ऐसा नहीं अरे साहिल लिख दिया मैंने, साहिवाल हो, साहिवाल काऊ। तो साहिवाल काऊ पंजाब की जो है, ये इसके उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया आपको। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बस 2 नाम बताया मैंने आपको। एक क्या होता है हेरिडिटी मीन्स बता दिया आपको, इनहेरिटेंस का मीन्स हो चुका है, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ लिए। सर ये तो बता दो हमें, जेनेटिक्स नाम तो क्लियर कर दिया कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स, या हम कह लेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स, ये मान लिया। तो इनहेरिटेंस भी नाम क्लियर है, हेरिडिटी नाम भी क्लियर हो गया, और वेरिएशन नाम भी क्लियर है। पढ़ते किसकी वजह से, कौन आया था इसके बारे में बताने के लिए, जो आपके क्या है, ये नहीं कि पहले आए, इससे पहले और आए, पर जो सबसे ज्यादा फेमस है जिसको आप कहते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो कहा जाता है किसको बताइए, सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा सर, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ये इसके कहे जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल बहुत अच्छे साइंटिस्ट गुजरे हैं, बहुत बड़ा काम करके गए। सर बहुत बड़ा तो पता नहीं हमें, पर इसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ता है, इतना मुश्किल टॉपिक। मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि मुश्किल आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं इससे पहले। और मेंडल तो वो इंसान है, ज्यादा कुछ ना होने के बावजूद बहुत अच्छा काम करके चले गए। और इनको ये भी नहीं पता कि मेरे बाद में जेनेटिक्स को मेरे नाम पर ऐसे पढ़ाया भी जा रहा है कि मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हूँ। क्योंकि इनके मरने के 16 साल बाद तो रिडिस्कवरी हुई है मेंडलिज्म की। कहेंगे सर सच में? चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। प्लीज फोटो ले ले, कुछ कहेंगे सर फोटो तो लेने नहीं देते हैं, प्लीज ले लीजिए, स्क्रीन शॉट लेने के लिए कहते हो आप। अब चलो आगे, तो देखिए अब क्या है मेरे पास में, अब ऑल अबाउट क्या देखना है, सुनो ध्यान से, वो बताना है मुझे मेंडल के बारे में कि मेंडल ने क्या है। पहले तो सुनो ध्यान से, क्या है, मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में, और इनकी डेथ हुई है 1884 में। तो इनकी जो डेथ 1884 के अंदर हुई थी। पहले ये, सर जीवन परिचय पढ़ते हैं हम हिंदी में ऐसे करके, मैंने ये पढ़ा था भाई अपने टाइम पे। तो 1822 के अंदर क्या है, इनका जन्म हुआ था 84 के अंदर। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये जर्मनी के हैं। और वहां पर भी किसके अंदर, हेजडोर्फ, और एक सिलिका या सिलिसा करके एक गांव का नाम है, वहां पर इनका वो हुआ था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सुनो जानते क्या, ये इनका वो हो गया 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ इनका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर, आप इतना मान ले। इन्होंने क्या करा, ही सेलेक्टेड, कौन सा प्लांट करा है, सुने ध्यान से, ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। तो इन्होंने पी प्लांट को लिया था, गार्डन पी प्लांट। और पी प्लांट का प्लीज साइंटिफिक नेम याद रखना सारे बच्चे, वो होता है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है ऑफ पी प्लांट। अगर वो नीट के अंदर पाइसम सेटाइवम करके दे, पी प्लांट ना दे, तुम कहोगे सर ने तो पी प्लांट पढ़ा था, पाइसम सेटाइवम क्या होता है, ये पी का साइंटिफिक नेम है। अगला इन्होंने क्या होता है, कितने साल तक करा, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा, वैसे इनकी जिंदगी सारी चली गई एक्सपेरिमेंट में तो, बट जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं, जो हमें पढ़ने हैं, वो 7 साल आते हैं। तो ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर। कितने साल के लिए करा बताइए, 7 साल के लिए करा। और कब से कब करा था, ईयर 2017 में आई हुई है, 1856 से लेकर 1863। ये देख लीजिए, ये इनके 7 साल यहाँ निकले थे वीवीआई पे। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया, गार्डन पी प्लांट बता दिया। साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। कितने साल एक्सपेरिमेंट करा, 7 साल के लिए। कब से कब किया है, 56 से 63। और ये क्वेश्चन आया था 2017 में, आप चेक करना, नीट में मिल जाएगा। सर और बताओ इसके बारे में। अगला सुनो ध्यान से, इन्होंने ये कर लिया 1865 में। इन्होंने क्या करा, पब्लिश्ड हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट। सर एनसीईआरटी में ईयर है, ये बिल्कुल है,
यहाँ नहीं मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, एंड में मिल जाएगी, जहां पर आप पढ़ोगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वहां मिल जाएगी। तो 1865 में क्या है, पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट, और जिसके अंदर इन्होंने किया था, किसमें ने किया था, यहाँ पर क्या है, वहां एक पेपर का नाम चला करता था प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी करके, प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी। और जिस नाम से किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम पर, तो इन्होंने जो टॉपिक दिया था वहां पर क्या है, जो नाम डाला था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो इन्होंने ये लिया था, देख लो। कब से कब एक्सपेरिमेंट करा है, 56 से 63, 7 साल के लिए करा। इस नाम एक्सपेरिमेंट पब्लिश कब करे, 1865 में, 1865 के अंदर। और किस पेपर में करे थे, प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी, किस नाम पे करे, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये करा। अगला देखिए इसके बारे में और क्या करा इन्होंने, क्या होता है, मेंडल ने ये ले लिया और ये बता दिया। मेंडल जो थे यहाँ पर क्या है, याद रखना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या करा था, लार्ज एरिया लिया था, लार्ज एक्स एरिया, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि पी प्लांट को ग्रो कराया इन्होंने, क्या होता है, तो पूरा का पूरा बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया। और ये दुनिया के पहले साइंटिस्ट है बायोलॉजी में जिन्होंने मैथ को इन्वॉल्व कर दिया, सबसे बड़ी बात। तो बताओ किसने पहली बार करा था मैथ का इस्तेमाल यहाँ बायो के अंदर, मेंडल है। तो इन्होंने क्या करा, ही यूज्ड स्टैटिकल, तो इन्होंने क्या करा, स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर दिया मैथ वाले का बायो के अंदर। अब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसको मतलब क्या एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो ही यूज स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स पार्ट। और बायो के अंदर, और सर हमने तो मैथ को छोड़ने के लिए बायो ली है, मैं तो मैथ ही नहीं आती इस वजह से, और आप इसका साथ दे रहे हो, बिल्कुल करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टैटिक्स का इस्तेमाल। और इस वजह से तुम्हारी दिक्कत नहीं है, मानता हूं मैं, तुम्हें मैथ नहीं आता है, सर ये तो दिक्कत है, अगर आता मैथ तो बायो के पास आता ही नहीं हम। कुछ का मैथ बहुत अच्छा होता है फिर बायो लेते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम पहले से क्लियर है। हर एक की सिचुएशन अलग है। पर जो ज्यादातर यहाँ पर हमारे साइड में जो लेते हैं, वो बायो से क्यों लेते हैं, क्योंकि मैथ कमजोर है ज्यादा, तो बायो से रट ही लेंगे हम। रटने की नहीं है बायो, समझने की है पहली चीज तो। पर अब यहाँ पर ये याद रखें आप कि इन्होंने क्या है, स्टेटिक्स का इस्तेमाल करा, मैथमेटिक्स पार्ट का यूज करा है। और इन्होंने क्या है, जो डाटा कलेक्टेड किया था, यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या करा था, ही कलेक्टेड लार्ज डाटा अपने एक्सपेरिमेंट से, तो ही कलेक्टेड लार्ज डाटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट से। प्लीज इतना कर लेना, समझ में आ रहा है इतना यहाँ पर क्या है। तो इन्होंने क्या करा, ये मेंडल के बारे में जो कुछ था। अब मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था, अगर तुम मुझसे कहो सर एक बात तो बताओ, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, उसे कुछ और नहीं मिला, सारी दुनिया मर गई क्या, मतलब कुछ और प्लांट मिला ही नहीं उसे, तो वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल के जो सिलेक्शन करने का जो मतलब रीजन था, मतलब पी प्लांट को ही लेने का, वो इसके कई रीजन रहे हैं। एक तो क्या होता है, ये आसानी से मिल पाता है, आपके आसपास ही बहुत आसानी से आपको मटर का प्लांट मिल जाएगा। दूसरा, इस ये एनुअल प्लांट भी होता है, इसके अंदर आपको मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सर ये क्या होता है, मैं कह रहा हूं वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होते हैं सेम नहीं मिलते, आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिल जाते हैं पेड़ के अंदर। तो इन्होंने क्या है, क्यों लिया था, पहला रीजन क्या होता है, एक आप कर सकते हैं इजीली अवेलेबल, तो एक तो ये आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो इसका रीजन है, यहां पर क्या है, इजी टू कल्टीवेट, इसको कल्टीवेट करना बहुत आसान है। एक और यहां पर क्या आता है, कौन सा प्लांट है बताइए, एनुअल प्लांट, ये एक सीजन का प्लांट है, ये एनुअल प्लांट है। इसके अलावा क्या होता है यहां पर, इजी हाइब्रिडाइजेशन, एक तो ये भी आसान है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप करना चाहोगे इमस्कुलेशन वगैरह, क्योंकि आप इमस्कुलेशन क्या करते हो, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका आप मेल पार्ट को हटा देते हो और उसे आप क्या बोलते हो, इमस्कुलेशन, तो ये करना आसान है इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट। अगला यहां पर क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो आपको कैरेक्टर मिलेंगे, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर।
तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आपको मिलेंगे बिल्कुल एकदम क्लियरली डिफाइंड हो, अलग मतलब अलग अलग मिलेंगे आपको, सेम नहीं मिलने वाला। तो वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और यही रीजन रहा है मेंडल का सक्सेस होने का भी। और मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर को पढ़ा था, बहुत इंटेलिजेंट था मेंडल। तो याद रखना, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। एक होता है ब्लेंडिंग कैरेक्टर। ब्लेंडिंग कैरेक्टर का मतलब होता है सेम कैरेक्टर, ये कैरेक्टर भाई मिटा दो ना इसे, लो, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहां लिख ले। तो इसके अंदर आपको वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं देखने को, प्लीज याद रखें। और ये कैसा होता है तुम्हारे पास, बाइसेक्सुअल है, या आप ये भी कर लेना, इट इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट। ये तो ये इसका रीजन था मेंडल को लेने का, कि मेंडल ने क्यों लिया, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, कभी पूछ भी सकता है वो आपसे कि मेंडल ने क्यों लिया था। मेंडल ने क्या क्या करा, कब एक्सपेरिमेंट करा ये बता दिया आपको, कौन सी ईयर में कराए, कितने साल के लिए करा ये बता दिया। मेंडल ने और क्या करा याद रखना, मेंडल ने टोटल कैरेक्टर जो लिए थे वो लेते 7 पेयर। इंपॉर्टेंट नीट में आया हुआ है, तो याद रखें प्लीज। मेंडल सेलेक्टेड, यहाँ तो जगह है नहीं, देखो यही कर देता हूँ, इसी का पॉइंट मानना है। मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर। पेयर में कितने आपके पास बताइए, 7 पेयर है, तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितने कैरेक्टर है, टोटल बताइए, तो टोटल हो गए आपके पास में 14 कैरेक्टर। तो मेंडल ने टोटल 14 कैरेक्टर लिए, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया था पी प्लांट के अंदर। वीवीआईपी नीट में आया हुआ है 2 बार, कई बार आ गया, 2 बार तो मैंने कम बोला है, एक बार तो अभी आया 2022 में ही आया था 7 का नाम। तो इतना सिंपल पूछ लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लो भाई मैं हट गया, तो बड़ी दिक्कत होती है ना, सबर से ले लो हो गया। चलो देखो, अगला यहाँ पर जो मेंडल है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये कैरेक्टर लिए, ये सब बताया। अब देखो आगे क्या होता है। मेंडल जो है, मेंडल स्टडीड 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल ने एक कैरेक्टर को एक ही बार पढ़ा, तो मेंडल स्टडीड वन कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। एक बार के अंदर एक ही कैरेक्टर को पढ़ा है इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट। जब मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को पढ़ा है एक बार के अंदर, इस वजह से सक्सेसफुल हो गई है। और इन्होंने क्या है, अप टू 3 जनरेशन तक, आप ये मान सकते हैं, कब तक पढ़ा है यहाँ पर क्या है, अप टू 3 जनरेशन इन्होंने क्रॉस करे, अप टू 3 जनरेशन ही स्टडीड द प्लांट। जो भी कैरेक्टर जो भी प्लांट को देखना चाह रहे थे, उन्होंने कितने जनरेशन तक पढ़ा है यहाँ पे क्या, 3 तक। अब एक नाम आप देखो, आपको पी करके मिलेगा, पी का मतलब है पेरेंटल जनरेशन, प्लीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम आएगा, अब आगे चल के आ जाएंगे। तो एक पी का मतलब है पेरेंटल जनरेशन, और एक आएगा F1। F1 का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी मान ले आप F1, तो फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और एक F2, तो इसका मतलब क्या आता है, सेकंड फिलियल जनरेशन। तो दूसरी पीढ़ी है वो F2 होगी, पहली पीढ़ी का नाम F1 होगा, और पी का मतलब पेरेंटल है। ये नाम कभी कहो सर ये कहाँ से आ गए F1 F2, ये कोई फोन की सीरीज नहीं है, कभी कुछ तुम्हें को वैसा समझ लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने जो 7 पेयर लिए थे सर, उनका नाम बताओ कौन कौन लिए थे। भाई मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया, तुम बताओ मुझे, कौन सा प्लांट लिया, पी प्लांट। क्या साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइथम सेटाइवम। कब से कब एक्सपेरिमेंट करा, 56 से लेकर 63। कितने साल के लिए करा था, 7। देखो एक्सपेरिमेंट भी 7 साल के लिए करा, और पेयर भी 7 लिए, ऐसा रख लो याद। कितने साल एक्सपेरिमेंट करा, कितने साल के लिए करा, 7 ईयर। कितने कैरेक्टर लिए, 7 पेयर, खत्म, एक से दो काम हो जाएंगे। आगे आ जाओ, इन्होंने कौन से लिए थे यहाँ पर क्या है। अब देखो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए, पहला लिया था स्टेम हाइट। मैं यहाँ कर देता हूँ स्टेम हाइट। स्टेम हाइट कैसे ली थी उन्होंने, क्या होता है, या तो उन्होंने करी स्टेम हाइट को, जो स्टेम हाइट है वो या तो होगी टोल और या होगी ड्वार्फ, तो इन्होंने ये करा। दूसरा जो इन्होंने लिया स्टेम हाइट के अलावा, वो लिया था स्टेम हाइट
तो पहला सेम हाइट हो गया, दूसरा सीड शेप। सीड शेप कौन सा लिया? सीड शेप इन्होंने लिया है या तो लिया राउंड और या लिया रिंकल्ड। आप बताना यहाँ पर क्या है, जो मटर का बीज होता है, जो मटर होती है उसका बीज कैसा होता है, या तो बिल्कुल गोल मटोल होगा, राउंड कह दोगे, या थोड़ा सा झुर्रीदार होगा, मतलब क्या होता है इस तरह से करका होगा, देखो ऐसे करके। भाई ये बन नहीं रहा ऐसा, देखो या तो राउंड होगा बिल्कुल, और या कैसा होगा बताइए, झुर्रीदार सा होगा थोड़ा सा, तो राउंड या रिंकल्ड। दूसरा क्या आता है बता, सीड कलर। जो सीड का कलर होता है, कलर को भी आप देख के बता देना सर, या तो हमें मिलेगा येलो या क्या मिलेगा, ग्रीन। तो येलो मिल जाएगा और ग्रीन मिल जाएगा, ये दो तरह से होगा। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर येलो और ग्रीन। तो दो कैरेक्टर हो गए, कितने हो गए, तो तीन हो गए। सीड स्टेम हाइट, दूसरा सीड शेप, सीड में दो है, शेप और कलर। अगला वाला जो आता है उसे हम देख लें, वो क्या होता है, फ्लोवर कलर। जो फ्लोवर होते हैं इसके, वो फ्लोवर कैसे होते हैं, या तो आपको मिलेंगे वायलेट, वीवीआईपी याद रखना, कैसा मिलेगा बताइए, या तो वायलेट और या मिलेगा व्हाइट। कलर भी याद रखना, हर एक के दो है, देखो हर एक के दो कैसे हैं, सीड में कलर में या तो येलो है और या ग्रीन है, मतलब येलो ग्रीन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, यही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और मेंडल ने ऐसे ही लिया था, सेम नहीं लिया था पेयर के अंदर, अलग लिया था। अगर सेम लेता, मेंडल कुछ कर ही नहीं पाता भाई। तो मेंडल का सक्सेसफुल होने का भी सबसे बेस्ट रीजन है ये मेंडल वन कैरेक्टर, ये इसका मोस्ट, मतलब क्या होता है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था, एक बार में एक को पढ़ा, और कैसे कैरेक्टर लेते बताइए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। तो मैंने आपको पीछे लिखा होगा, कहाँ है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखो ये रहा, इसमें पाए जाते हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना, एक ही बार में एक को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहे। प्लीज आप समझ रहे होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। चार हो चुके हैं, पांचवा देख लेते हैं, चलो। फ्लोवर कलर हो गया, एक और होता फ्लोवर के अंदर ही, एक तो कलर होता है और एक होता फ्लोवर पोजीशन। फ्लोवर पोजीशन, पोजीशन क्या होती है देखो, या तो फ्लोवर बिल्कुल एक्सिस पे होगा, बिल्कुल टॉप पे होगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सियल। और या क्या होगा, साइड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। तो या तो एक्सियल होगा या क्या होगा, टर्मिनल। याद रखें, कितने हो गए टोटल, पांच, दो और बच रहे। वो कौन सा देखो, सिक्स वन जो है, वो होता है पोड कलर। पोड का कलर, सब पोड ही नहीं जानते हैं, पोड का मतलब है फली। फली क्या है, अरे जिसमें वो तुम्हारा जो मटर की फली होती है उसकी कह रहा हूं मैं। मटर की फली का रंग बताना कैसा होता है सर, या तो हमें मिलेगा ग्रीन, या मिलेगा अगर सूख जाएगी तो पीली पड़ जाती है वो, बिल्कुल वही। तो पोड़ का मतलब फली है, उसका कलर कैसा होता है, या तो आप ग्रीन कर लेना, और या क्या करना पड़ेगा बताओ, येलो। तो ये दो है। अगला वाला जो होता है पोड़ कलर हो गया, पोड़ शेप। तो पोड़ शेप कैसा होता है, पोड़ शेप होता है हमारे पास में शेप इन्फ्लेटेड, और इन्फ्लेटेड को कहा है यहाँ पर उन्होंने फुल, एक ही बात है फुल। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखो, या तो एक फली तुम्हारे पास ऐसी होगी बिल्कुल इस तरह से करके, ये से बीज लगे हुए हैं, तो ये तो तुम्हारे पास इन्फ्लेटेड लगा लीजिए। और दूसरी देखो फली कैसी होगी, इस तरह से करके तुम्हारे पास थोड़ी बहुत झुर्रीदार ऐसे बनी होगी। दोनों में फर्क है क्या ना है, तो एक इन्फ्लेटेड और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये बता कर लोगे। ये टोटल सेवन कैरेक्टर थे पीयर के अंदर, जिनको टोटल बोला मैंने 14 कैरेक्टर। ये कर लोगे यहाँ तक। तो मेंडल ने कौन कौन से लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और नीट में इनका क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इनको 3 स्टार कर रहा हूँ। ये पूछता बताओ, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन कैरेक्टर किस वाले को ना लिया था। देखो जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने कौन सा नहीं लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल इन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए पोर्ड कलर, बी
पोड हाइट, सी सीड कलर, और डी सीड शेप। बताइए सर, बताओ कौन सा आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, बताओ कौन सा ना लिया। पोड कलर लिया है, देख ले आप, लिया है पोड कलर तो बिल्कुल। और पोड में कौन सा लिया था, एक तो कलर लिया, एक शेप लिया है, तो मैंने लिखा पोड हाइट, ये नहीं लिया था। हो गया बी आंसर, ऐसे पूछा उन्होंने। तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लेना कि कौन सा यहाँ पर क्या है। अगला देखो, एक ये वाला क्वेश्चन कर ले स्टेटमेंट करके ऐसे। मेंडल द सेम हाइट इज टोल और मिड ड्वार्फ। रुको एक मिनट, ये वाला मत करो, फिर आप कहोगे। द सेम इज टोल और ड्वार्फ। टोल और ड्वार्फ इन एक्सपेरिमेंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, रुको, दूसरा स्टेटमेंट है द सीड कलर एंड सीड शेप द सीड कलर एंड सीड शेप आल्सो इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंट। ये लो, बताओ आंसर। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ये रहा। इसका बताओ पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई अभी साथ में। आंसर ही बताइए कौन सही है कौन गलत है, जल्दी। समझ में तो आ रहा नहीं आ रहा वैसे भाई, ले लिया होगा। बताओ, सेम हाइट इज टॉल और ड्वार्फ इन एक्सपेरिमेंट। भैया तो टॉल हो गया, क्या हो गया ड्वार्फ, तो ये तो सही है। दूसरा वाला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है यार ये तो। द सीड कलर एंड सीड शेप आल्सो इंक्लूड एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है क्योंकि ये भी लिया गया था। सीड में एक तो कलर आया था और एक कौन सा आया था, शेप आया था। बिल्कुल सिंपल से सिंपल है ये स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसा तो करेगा नहीं तुम्हारे पास, बहुत हार्ड करेगा। हाँ, हार्ड करेगा तुम्हारे पास अभी हो, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं है। अब करूंगा, अगर रुक जाओ। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन बन सकता है एक, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी वर सेलेक्टेड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है भाई ये, उसमें देखिए ध्यान से। स्टेम हाइट, दूसरा स्टेम कलर, सीड शेप, सीड हाइट, सीड वेट, पोड कलर एंड फ्लोवर पोजीशन। बताइए कितने यहाँ पर लिए गए उनके पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, और ऑप्शन डी चार। ये लो। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्लियर आपको पता होना चाहिए मेंडल ने कौन कौन सा लिया था 7 पीरियड के अंदर, टोटल 14 कैरेक्टर में। तो बताइए कौन सा लिया गया, क्या ये वाला आया था स्टेम हाइट, बिल्कुल। स्टेम कलर आया, ये तो नहीं आया भाई। क्या सीड शेप आया था, बिल्कुल। सीड का वेट आया था, ये भी नहीं आया। पोड कलर आया था, और फ्लोर पोजीशन, तो इसका मतलब कितने, दो नहीं आए। एक दो तीन और चार, ऑप्शन डी आएगा। हाउ मेनी वर सेलेक्टेड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट, तो कितने लिए गए इनमें से, क्योंकि छह यहाँ पर क्या है, वो कोई भी नाम दे देगा। अब जो ना लिया आपको पता होने चाहिए ना, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेना एक। जो प्रैक्टिस के लिए करें सब बेस्ट है। कर लोगे यहाँ तक। अरे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा। क्या पढ़ाया है मैंने आपको, ये बता दिया कि मेंडल ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करा, मतलब सॉरी, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सेलेक्ट किया था, कितने कैरेक्टर लिए, कब करा था, कितने टोटल उनमें से क्या होता है, उन्होंने एक बार में कितने को पढ़ा, कैरेक्टर कैसे थे, ब्लेंडिंग थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। फिर मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया,
और 7 के जो टोटल नाम है वो कौन कौन से नहीं, ये आपको बता दिया मैंने। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर। अब देखो ध्यान से क्या है, मैं आपको एक नाम बताऊं छोटा सा जो यहाँ पर डाला हुआ है। भाई जो मेंडल है, मेंडल मेंडल ने क्या करा था, मैं आपको समझाऊं यहाँ पर। तो मेंडल प्रपोज टू रूल्स, उन्होंने दो रूल का नाम दिया जो बाद में उभर के आई एज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो आएंगे। सर ये आपने डायरेक्ट नाम बता दिए, मैं आपको नाम बता दूंगा, एक मिनट रुको, अभी सिर्फ नाम याद रख लो। इन्हीं को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर मेंडल ने कितनी बताई है, कौन कौन आती है, बस आप इतना याद रखें। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल ने दिया है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 22 का जो क्वेश्चन है ना, उसके स्टेटमेंट में ये लाइन आई हुई है, तो उसको आपको पता हो कि ये इन्होंने दिया था। अब वो क्यों दिया गया, क्या है, होता है, ये हम देख लेंगे अब, नहीं तो अगली क्लास में आ जाएगा पक्का। करें यहाँ पर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की तरफ। देखो भाई ये तो नाम रहा आपका, देख लो, नाम पहले ही पता है हमें, देख लो वैसे भी एक बार, देख लिया। अब चलो, आप सारे जानते होंगे। देखो भाई एक बार बताओ, जो एलिफेंट है उसका जो बच्चा पैदा होगा भाई वो बेबी एलिफेंट ही होगा। और जैसे कि मैंगो का तुम्हारे पास मैंगो है, तो मैंगो प्लांट से आपको क्या मिलेगा, मैंगो ही मिलेगा, कुछ और मिलेगा? भाई जो मैंगो का बीज है वो मैंगो का प्लांट ही बनाएगा, कुछ और बनाएगा? वो तो मैंगो का प्लांट ही बनाएगा। जैसा बोओगे आपको वैसा मिल जाएगा। यही है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिकॉज ऑफ जीन, बिकॉज ऑफ डीएनए, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, ये सब होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसा आप नॉर्मली क्या, इंसान का बच्चा ही पैदा होगा। जानवर है कोई तो उससे वही वाला जानवर पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा इंसान से कुछ और ही हो, ये नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने क्या बोला है, बायोलॉजी की वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर आप, जिसको आप जेनेटिक्स कहते हो, वहां पर किसकी स्टडी करते हैं हम, डील विद एक इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है देख ले, प्रोसेस होता है जहां पर कैरेक्टर पास होते हैं, कहां से, पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। और ये किसका बेस होता है, इट इज ए बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये नाम मैंने बता दिया। वेरिएशन क्या होता है, ये डिग्री होता है जिससे कि प्रोजेनी अपने पेरेंट से अलग होती है। हम अपने पेरेंट से बिल्कुल समान है, थोड़े बहुत अलग है, थोड़े बहुत अलग, ये लिखा हुआ। यहाँ पर किसी को डाउट है इस पैराग्राफ में? नहीं होना चाहिए। अब देखें आगे, उन्होंने क्या लिखा है, इंसान जान रहे थे 8000 से 1000 बीसी के बीच में कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कहाँ पे छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और वो क्यों है आपको, अब तो आपको सब कुछ पता है कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मियोसिस है, बिकॉज ऑफ पैकाइटीन है, क्रॉसिंग ओवर है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ये सब है। पर पहले इतना थोड़ी पता था। कर लोगे यहाँ तक? अब देखो आगे ये बता दिया उन्होंने। अब देखो आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, वो है यार, वो कट गया, यहीं पर नाम आ रहा था वो, साहिवाल काओ का, प्लीज याद रखना, साहिवाल गाय काओ, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल और डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, उन्होंने इसके बारे में भी बताया, साहिवाल काओ बारे में। अब देखो मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है, बात है मिड 19 सेंचुरी की, 19 भाई 1856 की बात थी और 63 के बीच में, तो मिड ही तो चल रहा है 19 सेंचुरी का। उन्होंने क्या है, ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट किस पे करा, गार्डन पीपर, कब से कब करा, 56 से लेकर 63 के बीच में। और इन्होंने किसको दिया, प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन आता है, अभी मैंने आपको बताया गया हूँ, एक आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक क्या आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतना क्लियर है? आगे इन्होंने क्या बताया देखो, इन्होंने फर्स्ट टाइम, देखो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम क्या, स्टैटिकल एनालिसिस, इसका इस्तेमाल करा मैथमेटिकल का, बायो के अंदर लगा दिया। और इन्होंने क्या है, इनके एरिया के लिए, मतलब जो सैंपलिंग साइज था बहुत ज्यादा लार्ज था वो, तो लार्ज सैंपलिंग साइज, जिससे कि आपको जो डाटा मिला कलेक्टेड वो बहुत ज्यादा में मिला, कम मिला नहीं था। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैन्युफैक्चर्ड टू टू अपोजिंग ट्रेट। मुझे बताइए, मेंडल ने जो सेम हाइट लिए वो कैसे है, या तो टोल है या कैसी है, ड्वार्फ है। तो भाई जो दोनों कैरेक्टर है आपस में अपोजिंग है, सेम है, अपोजिंग है, तो वही बता रहा है ये, क्योंकि मेंडल ने क्या करा था उसके अंदर, पी प्लांट के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, टोल या ड्वार्फ का, येलो या ग्रीन का, ये सब बता रहा है। ड्वार्फ देखो,
टोल किसके साथ में, ड्वार्फ के साथ, येलो किसके साथ में, ग्रीन के साथ में। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है वो सब बता पाए। तो देखो विच वाज एक्सपेंडेड बाई वन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर द ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिट इन देम। तो इस वजह से येलो और ग्रीन का ये सब टोल या ड्वार्फ है, इस सब की वजह से बाद के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसकी वजह से वो सब प्रूफ करा कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ है। इस वजह से वो आसानी हुई उनको करने में भी। आगे सुना जानते क्या है, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन। अब देखो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। आप ये कहोगे सर व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग। देखो प्लीज ध्यान से, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब या तो होता है होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग लाइन को आप कहते हो होमोजाइगस। और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, ये वाला क्या है, जब आप एक प्लांट के साथ दूसरे प्लांट को बार बार क्रॉस कराते चले जाओगे, एक ही प्लांट को बार बार दूसरे से कराए जा रहे हो, तो कैरेक्टर आपके फिर बाद में एक जैसे हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे। तो जो सेम होते हैं, जो सेम होते हैं बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद में वो बना लेते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन, या उनको आप कहते हो होमोजाइगस। तो होमोजाइगस लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन ये तुम्हारे पास में क्या है, कैसे होते हैं, ये सेम होती है। इनमें जो जीन आ जाएंगे सारे सेम आ जाएंगे। अगर आप एक से ही क्रॉस कराओगे बार बार एक से ही, तो सारे जीन एक टाइम बाद में सेम हो जाने हैं और फिर सेम ही चलेंगे वो, तो इसको बोल देंगे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आ गया समझ में। देखो आगे, मेंडल सेलेक्टेड कितने, देखो ये रहा 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी पेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो ये कॉन्ट्रास्टिंग और कैरेक्टर और ट्रेट, ये भी याद रखना प्लीज, वीवीआईपी है। आप नाम कहेंगे बार बार सर आपने कैरेक्टर बताया तो ट्रेट तो पढ़ाया ही नहीं। कैरेक्टर और ट्रेट ऑलमोस्ट 98% बिल्कुल सेम है, पूरा ही सेम लगा लो आप, तो सेम है कैरेक्टर और ट्रेट। आपको सेम ही पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना। देखो इन्होंने क्या लिया कैरेक्टर यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग। अब उनमें देखो स्मूथ है, येलो और ग्रीन है, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, और ये लिखा हुआ है इन्फ्लेटेड को फुल कहा जाता है। देख लो ब्रैकेट में, अरे ये रहा ना सर आपने कैसा कर दिया हो, ये इन्फ्लेटेड या फुल या कॉन्स्ट्रक्टेड। आगे उन्होंने क्या है कौन सा लिया, स्मूथ या रिंकल्ड मतलब राउंड या रिंकल। ये जो राउंड है ऐसा है बिल्कुल, इसको स्मूथ बोल दिया, और ये रिंकल्ड है, स्मूथ या राउंड। ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे ये रहा कैरेक्टर कौन कौन सा है, स्टेम हाइट में टोल या ड्वार्फ, फ्लोवर कलर में वायलेट और वाइट, पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, पोड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन या येलो, फली का कलर, शेप सीड का राउंड या रिंकल्ड, और सीड कलर येलो और ग्रीन। इन 7 के नाम आपको 7 पेड़ का नाम याद होने चाहिए। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल, ये वाले पी के अंदर कौन कौन से हैं याद रखें, रख लो याद। आया था क्वेश्चन इस पर 2022 में, सर आया है बिल्कुल, बता तो रहा हूँ आपको, कर लोगे। पूरा जो नोट्स जैसे बनवा रहा हूँ ऐसे बनाते चलना साथ साथ। चलो आगे, अब क्या दे रखा है, लो डायग्राम देख लो आप। 7 पीयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के अंदर देखो स्टेम हाइट में ये टोल है और ये क्या है ड्वार्फ है। अगला देखिए सीड शेप, देखो यहाँ पर क्या है, या तो राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लोवर कलर में या तो वायलेट है या व्हाइट है, और पोर्ट शेप देखो या तो फुल इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसमें देखो दोनों फर्क क्या है, इसमें इनमें दोनों में फर्क, एक बिल्कुल स्मूथ बन रही इस तरह का, तुम्हारे पास वो बन गई कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोर्ड कलर ग्रीन या येलो, फ्लोवर पोजीशन या तो एक्सियल या टर्मिनल है। कर लोगे शायद। अब क्या है, लो अब 2022 का क्वेश्चन बताइए आंसर। मैं रोक रहा हूं, प्लीज आप आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर आप कितने सही हुए कितने गलत हुए, और आप सारे सही करोगे, इसमें तो गलत है ही नहीं यार, गलती करने को चांस ही नहीं है। बताओगे, कर लिया होगा शायद। वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर दें अपना। चलो मैं बताता हूँ। मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही इन्होंने प्रपोज किया था। एक्सेप्ट हुआ कि ना हुआ बात की बात है, भाई तुम भी तो प्रपोज करते हो, एक्सेप्ट हो या ना हो तो बात की बात है, पढ़ा रहे हो बिगाड़ रहे हो। तो पहला वाला क्या है, सही है तुम्हारे पास। दूसरा देखो 7 कैरेक्टर एग्जामिन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर, कौन कौन सा था, सीड शेप,
कलर फ्लोवर कलर था, पोड शेप एंड कलर, फ्लोवर पोजीशन एंड सेम हाइट। भाई टोटल जो 7 थे यही लिए थे उन्होंने, क्या और लिया था? यही लिया, गिन लेने के बाद सीड शेप और कलर 2, उसके बाद फ्लोवर कलर 3, 4 और 5, 6 और 7, सही है। तो दोनों सही, क्या स्टेटमेंट देख लो कहाँ है। पहले में तो स्टेटमेंट 1 कर, ये नहीं होगा, बोथ करेक्ट भी आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पता 2022 का। लो अभी तो हमें थोड़ा सा पढ़ा है बस ओनली, थोड़ा सा तो पढ़ा है, ज्यादा थोड़ी पढ़ लिया। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्टेड पियर। मेंडल ने जो सेलेक्ट करी जब पियर, कितने थे टोटल बताइए? 2, 8, 4, 14, भाई यही दिख रहा है मुझे तो, यही है, दिख रहा है यही है। अगला 17 में क्या कह रहा है, अमोंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वाज नॉट कंसिडर बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई, जो ना लिया मेंडल ने, कौन सा ना लिया था? स्टेम हाइट लिए, टोल और ड्वार्फ बिल्कुल लिए भाई, ये तो ट्राइकोम ये कहाँ से ले लिया? तो ये तो लिया ही नहीं था। ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर, तो यही आएगा आंसर जो ना लिया। सीड में ग्रीन येलो लिया, पोड में इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, सही है, तो बी करेक्ट आंसर 17 में। अगला बताएं, बताओ आंसर। मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट करा था, ईयर बताइए? 1856 से 63, ईयर रहा डायरेक्ट। लो, ईयर याद रखने का फायदा, रख लोगे याद? अब तो रखना पड़ेगा, ये है। अब देखो आगे क्या कह रहा है 16 में, हाउ मेनी पीयर। अरे कितने लिए ले यार, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। 7, 6 है ना सर, एक हम माइनस अपने पे तो कर देंगे, एक हम बढ़ा लेंगे, जो बढ़ा लेंगे वो 8, घटा लेंगे वो 6, और जो 2 घटा लिए उनकी तो कोई वही ना है, तो 7 ही आएगा भाई आंसर। कितने लिए थे? 7 पेयर, टोटल 14। दोनों आ गए, देखो 7 भी नाम आ गया और 14 का भी नाम आ गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये तो, इन इच क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने कौन यूज ना करा, डिड नॉट? कोड लेंथ, लेंथ करी है ना करी, फ्लोर पोजीशन भी करी थी, सीड कलर भी करा और सीड शेप भी करा है। अब देखो इसके अंदर, ये आपके सारे क्वेश्चन थे अब की क्लास में जो मैंने बताया आपको। अब जो अगला वाला पोर्शन है यहाँ पे सुना ध्यान से, कल की क्लास के अंदर क्या है, जितने भी आपके पास में टर्मिनोलॉजी है, अब नाम बताऊं कौन कौन से है वो सुनिए ध्यान से। टर्मिनोलॉजी के अंदर जो जेनेटिक्स में यूज होगी, पहला नाम तो आएगा आपके पास में जीन करके, फिर क्रोमोजोम, जीन, क्रोमोजोम, और फिर एक नाम आप जो पढ़ते हैं डीएनए, इन सब को पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या आता है, आप जो नाम पढ़ोगे यहाँ इसके बाद में, जीन हो गया, क्रोमोजोम हो गया, डीएनए, जीनोटाइप का, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, ये सारे टर्म हम देखेंगे। मैं नाम बता दूं ओनली, जीनोटाइप और फिनोटाइप। उसके अलावा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और सर 7 हो गए। 8 में यहाँ पे क्या है, एक नाम डोमिनेंट, एक नाम रिसेसिव, फिर एक नाम टेस्ट क्रॉस, वीवीआईपी। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार, कम से कम मान लीजिए आप मिनिमम 5 बार तो, कल पढ़ा पता चलेगा, 5 टाइम्स। फिर एक नाम और होता है बेक क्रॉस, बेक क्रॉस। फिर एक और होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये भी आप पढ़ोगे। इसके अलावा 12 हो गए तुम्हारे पास। एक होता है पन्नेट स्क्वायर, ये भी आया हुआ है नीट में, पन्नेट स्क्वायर। और कौन सा नाम बच गया, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमो जाएगा, ये सब करके। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये पढ़ोगे आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर एक नाम पढ़ोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और फिर आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ ही लोगे। तो टोटल आपके पास में ये वाले इतने आपको टर्म ये देखने हैं, कल कल की क्लास में कराऊंगा इनको सबको, टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर प्लीज क्या होता है, आज का लेक्चर बिल्कुल ही सिंपल था, और आपको कुछ को तो आता भी होगा क्योंकि ये आप सब 10th में पढ़ के भी आ चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं था। तो चलो आज की क्लास को यहाँ पर क्या इतना ही करेंगे, कल की क्लास के लिए अच्छे से तैयार रहें, प्लीज इसका नोट्स अच्छे से प्रॉपरली बनाएं। और मैं हर क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे जो इसका है, यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है
जिस नाम से आपको मिलेगा, वाइटल नीट 92। अगर आप ये लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्या है, सारे के सारे वो मिल जाएंगे। मैं हर क्लास के बाद जो लेक्चर नोट्स है उनको वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो चलो क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।